वेलकम टू म्यूटेशन अकेडमी। तहे दिल से स्वागत है। और आज तो स्वागत करना अच्छे से बनता भी है। आज तो पढ़ाई की वीडियो नहीं बल्कि हमारे न्यारे प्यारे बच्चे 10th और 12th के लिए कांग्रेचुलेशन के वीडियो के साथ में आए। बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है, शुभकामनाएं आपके लिए भी और आपके सहयोग करने वाले पेरेंट्स के लिए। लेकिन कुछ बातें सीरियस नोट्स पे भी कहता हूँ। मार्क्स तो जो आए हैं वो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्क्स उनके भी अच्छे हैं जिनके ऊपर से अच्छे आए हैं, और मार्क्स उनके लिए भी अच्छे हैं जिनके नीचे से बहुत आए। यानी परेशान होने की कहीं जरूरत आपको नहीं, कतई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मार्क्स सिर्फ आपके जीवन के आईना नहीं है। ये तो सिर्फ एक पड़ाव है जहां पे कि आपने एक एग्जाम दिया है और वहां पे आपने परफॉर्मेंस अपना देखा है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्क्स और एग्जाम के डे में कैसे सरकमस्टांसेज होते हैं, उसके ऊपर भी मार्क्स डिपेंड करता है। तो अगर किसी के थोड़े कम रह गए तब भी परेशान नहीं होना है। अभी आपके लिए आगे के रास्ते बहुत ओपन है। आगे के जो एग्जाम हैं, आगे के जो कंपटीशन है, उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। ये हम एक सीख लेते हैं अपने पीछे के जो अचीवमेंट्स हैं, इससे हम ये सीख लेते हैं कि हमने क्या कमी छोड़ी है और हमें और क्या करना है, ना कि हम उससे परेशान हो। जो दे दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी। हमेशा ये थीसिस अपने साथ हो। जो कई सारे ऐसे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे नोट्स में हैं, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, जिनकी उम्मीद काफी ज्यादा थी, थोड़े कम आ गए। तो क्या हो गया? एक पेपर में बहुत सारे सर्कमस्टांसेज होते हैं, तो वहां परेशान होने की जरूरत कतई नहीं। मेरे पास तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास होने की कतई उम्मीद ही नहीं थी और वो पास हो गए। सिर्फ मैं ही नहीं, आपके आसपास के जितने आपको पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो आपके पीछे फुल एफर्ट लगाते हैं। जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है वो उतने एफर्ट लगा। आपने पीछे के वीडियोस देखे होंगे। मुझे आज वो इंस्टेंस आज भी याद है कि जब मैं एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चों को पहुंचाने के लिए या छुट्टी के टाइम में जब मैं मौजूद होता था, तो एग्जाम के बाद बच्चे मैथ्स और साइंस के पेपर में ये शोर करते हुए निकलते थे कि सर जो बताया वही आया। अब एक बात बताओ, बताया तो वही ना सबको। अब किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, किसी के मार्क्स लो रह गए। तो भाई हमारी कैपेसिटी है गेन करने की, और किसी की कैपेसिटी को आप ऐसा नहीं है कि वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ा दीजिए और करंट बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, जो जैसा गेन करते हैं वही अच्छे। तो यहाँ एक तो पहली बात की परेशान नहीं। और जिनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा अचीव किया है, उनको खुशी तो ज़रूर मनानी चाहिए, पार्टी-सार्टी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी और भी मंजिलें पाने के लिए आप
अपने आप को प्रिपेयर करें। अब क्या करें, हम लोगों को कहना पड़ता है। 10th में जब होता है तो पढ़ ले भाई, 2 महीने पढ़ ले, फिर तो मौज की जिंदगी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं या कोई भी टीचर अगर लंबा रास्ता दिखा दे किसी को कि अरे अभी तो और पढ़ना है, उसके आगे भी पढ़ना है, तो बेचारा पहले ही कहेगा तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, छोड़, नहीं पढ़ना, परेशान हो जाएगा। तो ये हम लोगों की टैक्टिक्स होती है कि आपको धीरे धीरे करके और रास्ते पे लाना। कई सारे टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं। जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं, कंपार्टमेंट आने वाले बच्चे होते हैं, वो तो दूसरे वाले टीचर के पास जाते हैं। अरे भाई, आप ठीक है, महान टीचर हैं, आप ब्रिलियंट बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी ब्रिलियंसी कब चेक की जाती है? आपकी ब्रिलियंसी तब चेक की जाती है जब आप ब्रिलियंट बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसके 100 में 100, 99, 98 आए। अगर वो 92, 93 पे भी टिक गए बच्चे, तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। फिर जो ब्रिलियंसी का नाम आप लेते हैं, वो ब्रिलियंसी आपकी गौन हो रही है। आप में कैपेबिलिटी नहीं है ब्रिलियंट बच्चों को सँभालने की। और जो टीचर कंपार्टमेंट और फेल वाले बच्चों को पढ़ा रहा है, वो तो समाज की एक सेवा कर रहा है। वो तो समाज की एक सेवा कर रहा है। जहाँ पे वो बीड़ा उठा के बैठा है कि अरे कोई भी जो परेशान है, वो मेरे पास आ जाओ, मैं पढ़ाता हूँ। देखो कैसे नहीं पास होते हो, और पास होके आते हैं, तो उस ब्रिलियंट टीचर से भला तो वो टीचर है ना जो समाज की सेवा, लोगों को कम से कम, बच्चों को, जो परेशान आत्माएँ हैं उनको कम से कम सँभाल रहा है। तो देखो क्रिटिसिज़्म, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ हार्शनिंग, क्योंकि क्रिटिसिज़्म आप किसी को गिराने के लिए नहीं कर सकते। किसी को गिराने के लिए क्रिटिसाइज़ करना वो ज़रूरी नहीं है। आपने सुना है कि अगर कोई एक लाइन है और उस लाइन को, एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को अगर छोटी करनी है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। काट करके छोटी नहीं की जाती, बड़ी लाइन खींच देते हैं, वो छोटी हो जाती है। अरे आप में वो हिम्मत होनी चाहिए बड़ी लाइन खींचने की। ये क्या मतलब है कि आप उस लाइन को काटने के लिए तैयार रहते हो, फिर आप खुद ही कट जाओगे। खैर, तो अब रही बात आगे के स्ट्रीम की। अब मैं ज़रा उसकी भी बात आपसे करता हूँ। अब आगे के स्ट्रीम में देखिए, अभी आपके माइंड जो अभी 10th करके अब 11वीं में आने के लिए तैयार हैं, तो अभी आपका माइंड उतना डेवलप नहीं है। फिर भी आपके क्या चॉइस हैं, वो आप अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएँ। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे के चॉइस को भी नज़र में रखे और उसके अनुसार से वो डिसाइड करे। क्योंकि आप अगर 100% स्टूडेंट पे छोड़ देंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अभी माइंड इतना डेवलप नहीं है कि आगे के जो मुश्किल है, थपेड़े हैं, जो अ अचीवमेंट हमें गेन करना है, वो सब एक बड़े ही आपको समझा सकते हैं। सब चीज़ें एक स्टूडेंट के जो 10th अभी क्लियर किया है, उसके माइंड में नहीं हो सकती हैं। लेकिन हाँ, उनके भी, बच्चों के भी चॉइस को आप नज़रअंदाज ना करें, बच्चों के चॉइस को भी आप ख़्याल में रखें और फिर उसके अनुसार से आप अपनी रणनीति बनाएँ। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमेशा हमें एक ही चीज़ों का ख़्याल रखना है और ये कॉम्पिटिशन की भावना हर किसी में होनी चाहिए। जो मान लीजिए कि 60%, 50% पे है, उसके लिए होना चाहिए कि ठीक है, अपने मन में ठानो,
कि ठीक है, अगले जो एग्जाम आएंगे ना, जब मैं 12th का एग्जाम दूंगा तब देख। ऐसे ही कोई अगर 12th में कुछ परसेंटेज कम लाया है तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप अपने अगले जो मिशन है उसके पीछे आप अपने एम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आजकल तो मैं बार-बार कहता हूँ ना कि बड़ी उल्टी पद्धति चल पड़ी है। क्या? कि भई हम अपने से नीचे वाले का कंपेयर करते हैं, कि अच्छा उससे तो बेहतर आया ना, चलो बहुत बढ़िया है। अरे भैया उससे नहीं कंपेयर करो, कंपेयर करना है हमसे जो ऊपर आया कि हम उसके करीब। और क्या कंपेयर, अभी मैंने कहा कि जब फेयर कंपटीशन होता है तो बड़ी लाइन को कोई लाइन है उसको अगर छोटी करनी है तो बगल में बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है, ना कि उसको जाकर के आप उसकी टांग खींचोगे। तो बहुत ज़रूरी है, आपने जो अभी गेन किया, बड़ी खुशियाँ, बड़े टेंशन में रहे होंगे अभी, खास करके जब सीबीएसई का एक सीबीएसई के नाम पे एक सर्कुलर आ गया था, फेक सर्कुलर, सबकी टेंशन बढ़ गई थी, कब आएगा, कब आएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर जब आपके रिजल्ट आए, एकदम उम्मीद है मुझे, आप सब बड़े हँसते खिलखिलाते खुश होते होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर 2-4% 10% कम भी आ गए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी आपके लिए आगे के आयाम खुले हुए हैं और अभी आगे-आगे देखिए आपके साथ तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटी आएगी, जहाँ पे कि आप अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग अच्छे से एडमिशन लें, जिसकी जहाँ चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, जैसे भी हो, और आप अपने चॉइस की चीज़ों को ढूँढें। अब अभी हो सकता है कि मैं जो ज्ञान दूँगा तो वो आपको भेजने में बात जाएगी भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सेलिब्रेशन के मूड में ज़रूर होंगे आप। और सेलिब्रेशन देखो, हम लोगों की खुशी क्या होती है? हमारी खुशी बस इतनी ही होती है कि हाँ, बच्चे सारे पास हो, मज़ा आ गया, है ना? अब ये हमें पता है हर साल के बच्चे होते हैं और हर साल जो स्टूडेंट होते हैं, नए-नए चेहरे, और उनको फिर तराशना होता है। उनको तराश करके 10th और 12th में उनको क्लियर करवाना पड़ता है। तो हमारे लिए तो जो चैलेंजेज़ हैं वो हर साल नए-नए आते रहते हैं और हर टाइप के स्टूडेंट, हर टाइप के चैलेंजेज़, और बहुत मज़ा आता है। जो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरे ऑफ़िशियल्स हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मैं हमेशा उन बच्चों को और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना मंज़ूर करता हूँ, जिसको कोई नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं मानता, कतई नहीं मानता कि कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता। आप उसे पढ़ाने के लिए तैयार तो हो, आप उसे समझाने की कैपेबिलिटी तो रखें। आप उसे पहले ही अगर ये जज कर लेंगे कि ये नहीं कर सकता, तो फिर आप टीचर नहीं हैं। तो बिल्कुल आप सब अच्छे से अग्रसर होंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ हैं और खुशियाँ हमारे पास भी अपरंपार है। और रही बात उन कंपार्टमेंट बच्चों की, तो एकदम परेशान नहीं होना है। मैंने हर सेशन में इस चीज़ को देखा है कि बच्चे कंपार्टमेंट से पहले, यानी कि जब मेन एग्ज़ाम होता है, उससे पहले लेज़ी रहते हैं। इसके पीछे थोड़ा-सा सिस्टम ज़िम्मेवार है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको मैं थोड़ी क्रिटिसाइज़ तो ज़रूर करता हूँ। क्योंकि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, अब जब 5th में, 6th में, 7th में, 8th में आप बच्चों को फ़ेल ही नहीं कर सकते, बच्चों को आप आईना दिखा ही नहीं सकते, तो फिर अचानक अब क्या होता है, वहाँ एक हैबिट हो जाता है। उसे पता है कि मैं 6 में हूँ, 7 में पक्का जाऊँगा, चाहे लिखूँगा या नहीं लिखूँगा। गुरु खुद लिख के देगा नंबर।
चाहे कितना ढकोसला बना लो, कागजी घोड़े कितने दौड़ा लो कि ऐसे पास करना है, वैसे पास करना है, लेकिन फैक्ट यही है कि जो फेल बच्चे हैं उनको भी पास करना है, चाहे आप कोई तिकड़म लगाओ, और वो टीचरों को ही लगाना पड़ता है। तो जब आपने एक हैबिट सा डाल दिया है, बच्चे ये समझ रहे हैं कि भैया 6 में भी ऐसे ही टीचर कहते थे, बेटा फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पढ़ ले, लेकिन 7th में पास करके भेज ही दिए, तो काहे को पढ़ेगा भैया? तो एक हैबिट सा बन गया उसका। अब 10th में अचानक बोर्ड आ गया, अब उसकी हैबिट पड़ी हुई है पहले, आदतें छूटती हैं क्या जल्दी? तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस वजह से रह जाते हैं, कंपार्टमेंट आ जाते हैं, और जब कंपार्टमेंट आते हैं, तो मैंने हमेशा हर सेशन में देखा है कि जो बच्चा मेन में कंपार्टमेंट आया, अभी 1 डेढ़ 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाने हैं कंपार्टमेंट के, और फिर देखो बड़े अच्छे से पास हो जाते हैं। काहे भैया? 1 महीना, डेढ़ महीना पहले आप पास नहीं हो पा रहे थे, अब कैसे हो गए? अब उनकी आँखें खुल जाती है, अरे भैया! पीछे वाला तो सब मोह-माया था, पढ़ना पड़ेगा तभी पास होंगे, और फिर वो पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा रिश्तेदार वगैरह, अभी एकदम दबा-दबा आप लोग के ऊपर फ़ोन आ रहा होगा। अपना फ़ोन तो छोड़िए, रिश्तेदार का फ़ोन, सब मैंने पहले भी आप लोग को जब ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्क्स के उतने टेंशन माँ-बाप को नहीं होते, जितना रिश्तेदारों के होते हैं। उनका फ़ोन तो सबसे पहले घूमता है, क्या हुआ बेटा का? तो जब कंपार्टमेंट वाले बच्चों के पास जब फ़ोन आता है ना, कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो बेचारे माँ-बाप फ़ोन नहीं उठाते शर्म से। बच्चा कहता है कहाँ ही फँस गए। उसकी आँख खुल जाती है कि नहीं बेटा, वो जो पहले था वो मोह-माया था। जो 7th में हम पास होके 8th में आ गए, 8th में मोह-माया खत्म हो चुका है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। और तब वो 1 डेढ़ महीना पढ़ता है, उसको कभी याद आता है कि अरे! मम्मी ये सुना रही थी, पापा ये सुना रहे थे, फूफा जी तो ऐसा बोल दिए थे। है ना? तो फिर वो पढ़ना शुरू करता है और पास हो जाता है। तो भैया यही चीज़ पहले जब हम लोग समझाते हैं तो काहे नहीं समझते हो? तब तो आपको लगता है कि टीचर ऐसे ही बहका रहा है, बेवकूफ़ है टीचर, कुछ भी बोले जाता है, लाउड स्पीकर लगा रखा है कि नहीं? तो सबसे बड़ी चीज़, मैं एकदम अब लास्ट करता हूँ, लॉन्ग आपके खुशियों में दखल नहीं डालूँगा, कि जो बच्चे पास हुए, और जो पास हुए उनके लिए तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जो बच्चे अब अपीयर होने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, उनके लिए भी साथ में शुभकामनाएँ हैं। और वो किस बात की शुभकामनाएँ? कि आपका ध्यान, दिमाग अटेंटिव होना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, कि कोई टीचर है, कोई भी टीचर है, अगर वो मान लो कि थोड़ा नकल करवा दे एग्ज़ाम में, थोड़ा अच्छे नंबर दे दे, थोड़ा लूज़ चेकिंग कर दे इन छोटे-मोटे एग्ज़ाम में, यूटी और हाफ ईयरली, इन सब में। अगर वो दे दे, तो वो टीचर स्टूडेंट की नज़र में बहुत अच्छे हो जाते हैं। अरे वाह! बहुत अच्छा भाई। और जो स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दे, जो रास्ते दिखाए कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ गलती की हो तो सारा कट जाएगा। आज जो रिज़ल्ट है, वो मैं ठोक के कहता हूँ इस चीज़ को, और सब जानते हैं इस चीज़ कि भई पूरे साल ना स्टूडेंट के मम्मी-पापाओं की गालियाँ सुनता हूँ मैं, के पेरेंट्स की पूरे साल गालियाँ सुनता हूँ। बच्चे जाके कहते हैं कि सर ने तो नंबर, मैंने तो सही लिखा था, सर ने नंबर ही नहीं दिए। अब पेरेंट्स को क्या पता, वो अपना तेल-पानी लेके आ जाते हैं, कि सर आपने तो काट दिया। बच्चा एकदम गूगल से देख के बढ़िया-बढ़िया लिखा था। अब हमको पता है ना कि गूगल से देखा था कि बल वाला कॉपी से देखा था। हमको पता है ना कि वो स्टेटमेंट सही लिखा था कि नहीं लिखा था। हमको पता है ना कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। लेकिन फिर भी गालियाँ सुन के भी मैं अपने उसी कर्म पे रहता हूँ। बहुत लोग होते हैं, बदनाम करने के लिए सब तैयार होते हैं। कि जो जानने वाले हैं ना, उनको ये क्वेश्चन पेपर बता देते हैं। अफ़वाहें।
क्वेश्चन पेपर बता देते हैं। इसीलिए यूटी में इनके जानने वालों के नंबर बढ़िया आ जाते हैं, इसीलिए हाफ ईयरली में बढ़िया आ जाते हैं। अरे बेवकूफ, ये जो कहानियां सुनाने वाले, ये जो परियों की कहानियां सुनाने वाले लोग हैं, आज नहीं इतने सालों से पढ़ाता हूं। और 10th और 12th में जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसमें अगर उनको मैं हेल्प कर दूंगा, उनको मैं अगर समझा दूंगा, उनको अगर बता दूंगा क्वेश्चन, समझा पेपर के क्वेश्चन पेपर की बात, तो मुझे पता है ना कि वो फूल के रसगुल्ला हो जाएंगे। वो तो कहेंगे कि बस सर है ही है, सब कुछ कर ही लेंगे। तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? और आज जो रिजल्ट मेरा आता है वो काहे आता है भाई? अगर मैं ऐसे ही बता करके सबको रसगुल्ला बना के रखता तो रिजल्ट आ जाता क्या? तो ये सब परियों की कहानी सुनाने वाले लोग और उन पे विश्वास करने वाले लोग कौन से ग्रह से आते हैं यही नहीं पता लगता। कोई स्पेशल ग्रह है जहां से ये परियों की कहानी सुनाने वाले लोग आते हैं। अब बच्चे तो नादान है, बच्चे क्या करें? ऐसे रिजल्ट नहीं आता है। इसीलिए क्रिटिसिज्म कीजिए, क्रिटिसिज्म करना जरूरी है, लेकिन मुद्दों पे कीजिए। आपकी अगर औकात है तो आप क्रिटिसिज्म मुद्दों पे कीजिए, आप पॉइंट पे क्रिटिसिज्म कीजिए। मेरे बहुत सारे मार्गदर्शक लोग हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ हैं, लेकिन मैं उनको गुरु समान मानता हूं। और मैं हर चीजें जहां मुझे डाउट होता है मैं पूछता हूं, ऐसे डिसाइड नहीं करता भाई। पूरी उम्र सीखने की है, उनसे मैं अच्छे बुरे का संदेश लेता हूं। कई बार मैं पेपर चेक करता हूं और मुझे लगता है कि नहीं, इसमें कुछ सही सा नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं अपने गुरुदेव के सामने रखता हूं कि क्या सर मैंने कुछ गलत चेक कर दिया है? क्या मैं छोटा हो जाता हूं? मैं कह रहा हूं गुरुदेव है। भाई अपने आप को हमेशा सुपीरियर बनाना मानना तो कतई ठीक नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि आपकी लाइफ, अब रियल लाइफ अब स्टार्ट हो रही है। जो 12th के बच्चे हैं, जो 12th पास आउट हुए हैं अभी, उनके लिए रियल लाइफ ये है कि वो अब एक कॉलेज की दुनिया में जाएंगे, एक कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे। अब क्या है ना कि जो मिडिल फैमिली होते हैं, उसमें तो जैसे ही 12th कर लेते हैं बच्चे, तो माँ बाप पहले तेल पानी लेके चढ़ जाते हैं कि चल बुआ बहुत पढ़ा दिए, अब कुछ हमारे लिए भी करोगे, कमाओगे खाओगे, अपना तो खर्चा निकाल लोगे, कि सब दिन हमारे ऊपर ही रहोगे। और जो 10th करते हैं उनके ऊपर पहले से दबाव होता है कि 10th कर लिए हो ना, इतना कम नंबर लाए हो, 12th में ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा लगाते हैं, फलाना करते हैं। दबाव देखो सबके ऊपर होता है, लेकिन उन दबाव को एक आशीर्वाद समझ करके और फिर आगे की लाइफ स्टार्ट करें। तो आप लोग का एकदम बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद है। आपने मेरी इज्जत, मेरी पढ़ाए हुए पसीने की आपने देखा है कैसे कैसे अ, लगा रहता हूँ सुबह 5 बजे से लेके और रात 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। तो आपने जो इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और तहे दिल से आपको नमस्कार भी है मेरा, कामनाएं भी आगे की जिंदगी के लिए, और अभी के लिए जय हिंद भी है। फिर मिलेंगे, आपके सॉल्यूशन को हमेशा देते रहेंगे। 11वीं 12वीं कंपटीशन हमेशा आप मुझे झेलते ही रहेंगे। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।